नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं इस चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते हैं पहली अपडेट की तरफ। आईआईटी जोधपुर अब फ्यूचरिस्टिक ओमनी मोबाइल सिस्टम को तैयार कर रहा है भारतीय सेना के लिए, और कहा जा रहा है कि आईआईटी जोधपुर भारतीय सेना के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से अत्याधुनिक तकनीकी परियोजनाओं का नेतृत्व करेगा। और इन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में एक ओमनी मोबाइल सिस्टम का विकास भी है, जो कि एक ऑटोनोमस वाहन होगा जिसमें कि पानी के नीचे काम करने, पानी पर तैरने और जमीन पर चलने और यहाँ तक कि आसमान में ले जाने की असाधारण क्षमता होगी। आईआईटी की तरफ से कहा जा रहा है कि वो 3 वर्टिकल्स पर काम करेंगे, जिसमें कि डेजर्ट वॉरफेयर टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक ओमनी मोबाइल सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंफॉर्मेशन एंड वार गेमिंग। ये जो फ्यूचरिस्टिक ओमनी मोबाइल सिस्टम है, ये एक बेहद जबरदस्त परियोजना है जो कि अलग अलग इलाकों में पानी की सतह, पानी के नीचे, जमीन और हवा में गतिशीलता को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार होगी। और इस तरीके के ऑटोनोमस वाहन भारतीय सेना के ऑपरेशंस में फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करेंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग करता है, लेकिन अब भारतीय सेना ने भी रिवर्स इंजीनियरिंग का काम शुरू कर दिया है। क्योंकि दोस्तों, इसके पीछे का कारण अगर मैं आपको बताऊं तो वो साफ है कि जिस तरीके से जो सप्लाई चेन गड़बड़ाई है कोविड महामारी, इसके अलावा रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से, उसकी वजह से भारत को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऐसे में दोस्तों, भारतीय सेना का जो डिज़ाइन ब्यूरो है वो रूसी प्रणालियों का लोकलाइजेशन यानी कि स्थानीयकरण करेगा। और रिवर्स इंजीनियरिंग की अवधारणा के आधार पर ही स्वदेशी संस्करणों को बनाना काफ़ी आसान है, क्योंकि मौजूदा सैन्य उत्पादों और प्लेटफॉर्मों को उनके डिज़ाइन, उनकी कार्यक्षमता और टेक्नोलॉजी को समझने के लिए एक विशेष जानकारी मिल जाती है। सेना की तरफ से खुलासा किया गया है कि भारतीय सेना आयात पर निर्भरता को कम करने और इनोवेशन को बढ़ाने को लेकर सक्रिय रूप से काम कर रही है। और सप्लाई चेन में हो रही बाधाओं की वजह से भारत ने डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता के महत्व पर जोर दिया है, जिसके जवाब में भारतीय सेना ने टैंक इंजन, हाइड्रोलिक सिस्टम, ट्रैक असेंबली, तेल और ईंधन फिल्टर और अन्य जैसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स को सफलतापूर्वक रिवर्स इंजीनियरिंग किया है। उदाहरण के लिए भारत ने T-90 और T-72 जैसे टैंकों के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग में महत्वपूर्ण प्रगति की है। और कहा जा रहा है कि इन टैंकों के और भी कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं और कम से कम 50 ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनका रिवर्स इंजीनियरिंग किया जाना बाकी है। तो आप समझ सकते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग करना कोई गलत बात नहीं है, और चाइना तो कर ही रहा है। उसका फायदा चाइना को ये मिल रहा है कि उसने अपने देश में रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है। लेकिन भारत का हथियारों का इतिहास हमेशा निर्भरता पर रहा है दूसरे देशों पर। ऐसे में कुछ चीज़ों का अगर हम रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। कम से कम सप्लाई चेन की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है उससे जो हमारी ऑपरेशनल क्षमता है वो कमजोर ना हो सके। आपको क्या लगता है वैसे, क्या ये भारत का प्रयास सही है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि वो समय पर यानी कि तय समय पर भारत को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की आपूर्ति करेगा। और आप सब जानते हैं कि भारत अभी भी ज्यादातर रूसी तकनीक का इस्तेमाल करता है, जो कि एक अपने आप में अब टेंशन की बात हो चुकी है। वहीं रशिया की तरफ से कहा गया है कि S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम का उत्पादन तय कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है। और भारत को अभी तक 3 प्रणालियां मिल चुकी हैं, 2 आनी बाकी हैं, और 2024 तक ये बाकी के 2 S-400 भारत पहुंच जाएंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कुछ खबरें ये आ रही है कि यूरोफाइटर टाइफून भारत के MRFA टेंडर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हालांकि मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन खबरें आई हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि कुछ विदेशी लॉबी भी कई बार इस तरीके की खबरों को प्रकाशित करती है। चलिए पहले खबर जान लेते हैं क्या। अब कहा जा रहा है कि भारत के MRFA टेंडर के 114 फाइटर जेट्स की खरीद में एक बड़ा मोड़ आ गया है और यूरोफाइटर टाइफून सबसे आगे चल रहा है। यूरोफाइटर टाइफून प्रोग्राम, जिसे कि कोलैबोरेशन के तौर पर पार्टनर कंट्रीज ने बनाया है, और इसमें जर्मनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन कहा जा रहा है कि हाल ही में भारत और यूके के संबंध काफी अच्छे हुए हैं। ऐसे में यूरोफाइटर टाइफून भारत के MRFA टेंडर में फिट बैठता है। मैं आपको बता दूं कि यूरोफाइटर टाइफून को लेकर जर्मनी के नेतृत्व में इस फाइटर जेट के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसलिए वो लोग कह रहे हैं कि यूरोफाइटर टाइफून एक प्रबल दावेदार बन चुका है। तो बात साफ हो जाती है कि ये जो वेस्टर्न लॉबी है वो यूरोफाइटर टाइफून को MRFA का प्रबल दावेदार बता रही है। लेकिन भारत राफेल फाइटर जेट को ही चुनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रशिया दोस्तों अब अपनी ज़ेक्रॉन हाइपरसोनिक मिसाइलों को अपनी नई परमाणु पनडुब्बियों में लैस करेगा। ज़ेक्रॉन मिसाइल जिनकी रेंज 900 किलोमीटर है और ये ध्वनि की गति से कई गुना अधिक गति से यात्रा करती है, जिससे उनके खिलाफ बचाव करना मुश्किल हो जाता है। और व्लादिमीर पुतिन इस साल कह चुके हैं कि रशिया अपनी परमाणु ताकत को बढ़ावा देने के लिए ज़ेक्रॉन मिसाइलों को बड़े पैमाने पर इनका उत्पादन करेगा और इन्हें अलग अलग जगहों पर इंटीग्रेट करेगा। कहा जा रहा है कि इस वक्त ज़ेक्रॉन मिसाइलों को रशिया की नई परमाणु पनडुब्बियों में लगाए जाने का काम शुरू हो चुका है।
रशिया की यासन क्लास की सबमरीन, जिसे कि प्रोजेक्ट 885M कहा जाता है, वो परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल पनडुब्बियां हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना ने वेदा एरोनॉटिक्स को 300 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया है स्वार्म ड्रोन सिस्टम्स के लिए, और ये कॉन्ट्रैक्ट 200 स्वार्म ड्रोन्स के लिए है। आपको बता दें कि ये जो स्वार्म अनमैन्ड म्यूनिशन सिस्टम है वो कैटापल्ट जेट पावर्ड ड्रोन्स है, जिसे नोएडा आधारित वेदा एरोनॉटिक प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। और इनके भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाने से भारतीय वायुसेना की जो स्वार्म अनमैन्ड म्यूनिशन सिस्टम है वो दुश्मनों के हाईली प्रोटेक्टेड एयरबेस, उनके कैंप्स और उनके वाइटल इंस्टॉलेशन पर सटीक हमला कर सकते हैं, जिसमें कि एक मैन फाइटर जेट को खतरे में नहीं डाला जाएगा। और कहा जा रहा है कि इनकी डिलीवरी 12 महीनों के अंदर की जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया है अपनी 155 mm बटे 52 कैलिबर माउंटेड गन सिस्टम की टेक्नोलॉजी टाई अप के लिए। और कहा जा रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के लिए जारी किया गया है, जो कि BHEL के साथ टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन एग्रीमेंट करेंगे, जिसमें कि उन्हें ट्रांसफर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी देने होंगे। और इस कोलैबोरेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो माउंटेड गन सिस्टम की डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, टेस्ट, इंटीग्रेशन, कमीशन, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और इसकी बिक्री को लेकर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत के प्रोजेक्ट 75I में एक और नया मोड़ आ गया है। कहा जा रहा है कि साउथ कोरिया की फर्म देबू शिप बिल्डिंग ने आधिकारिक रूप से प्रोजेक्ट 75I से अपने हाथ वापस खींच लिए हैं। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में एक नए तरीके का ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि P75I के तहत 6 नेक्स्ट जनरेशन डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स तैयार करनी है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में स्पेन की फर्म नवंतिया और जर्मनी की थिसनक्रिप्ट मरीन सिस्टम शामिल है। वही जर्मनी की थिसनक्रिप्ट मरीन सिस्टम ने अपनी टाइप 214CD वेरिएंट की पेशकश की है, जिसे कि वो मजगांव डॉक शिप बिल्डर के साथ मिलकर तैयार करेगा। और स्पेन की फर्म नवंतिया ने अपनी S80+ सबमरीन का ऑफर किया है, जिसे कि LNT के साथ मिलकर वो तैयार करेंगे। और यही नहीं, इसमें उन्होंने 3rd जनरेशन एयर इंडिपेंडेंट propulsion सिस्टम और लिथियम आयन बैटरी की भी पेशकश की है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, मजगांव डॉक शिप बिल्डर ने कहा है कि वे अब एक नया फ्लोटिंग ड्राई डॉक खरीदने वाले हैं, जहां पर 8 नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स को इंडियन नेवी के लिए तैयार किया जाएगा, जो कि करीबन $10 बिलियन की लागत से तैयार होंगे। और इन्हें 2 चरणों में तैयार किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इन डिस्ट्रॉयर का कॉन्फ़िगरेशन अगले साल तक फाइनल हो जाएगा और इनका निर्माण 2026 से शुरू होगा और 2031 से ये भारतीय नौसेना में शामिल होने लगेंगी। बात करें इन डिस्ट्रॉयर्स का, तो इनका डिस्प्लेसमेंट 13,000 टन का होगा पैच, और इनमें कैनिस्टर बेस्ड वर्टिकल लॉन्च सिस्टम लगा होगा, जो कि 144 मिसाइलें दाग सकता है। साथ ही ये ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल, लॉन्ग रेंज एंटी बैलिस्टिक मिसाइल और आने वाले इराड एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम से भी इसे लैस किया जाएगा। और यही नहीं, ये स्मार्ट टॉर्पीडो से भी लैस होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इसरो की तरफ से कहा जा रहा है कि सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य L1 के प्रक्षेपण की तैयारी कर रही है। हालांकि प्रक्षेपण तारीख के बारे में इसरो ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन कहा जा रहा है कि प्रक्षेपण सितंबर से पहले हो सकता है। तो फिलहाल दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब है, आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूँ नई जानकारी के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।